दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 15 जून 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं से जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स सुबह के अपने इस वीडियो में हम देखते हैं। और इस वीडियो को आप अवश्य देखें, कोई वीडियो छूटने न पाए। करंट अफेयर्स से डेली अपडेट रहेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं जाना है। जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो, यूपीएससी से लेकर यूपीएससी से लेकर बैंकिंग, एसएससी सब कवर करेगा। कुछ अन्यत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बाद में अंत में परीक्षा के ठीक पहले रामायण वीडियो देख लीजिए, इतना बहुत है। तो चलिए आपको बता दूं कि आज 2 दिन से छुट्टी है। यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों आयोगों की छुट्टी। शनिवार को सेकंड सैटरडे और कल रविवार था। तो आज आयोग 10 बजे ताज़ा खुलेगा, 11 बजे तक काम शुरू हो जाएंगे और तब कोई अपडेट मिलेगी। तो 2 दिन से कोई अपडेट नहीं मिली। नहीं, आज अपडेट ज़रूर मिलेगी और शाम तक 3 से 4 बजे तक मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा। आप लोग नोटिफिकेशन पा सकते हैं यूट्यूब के द्वारा डायरेक्ट, या फिर हमारे ग्रुप में जय हो स्टडी जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसको आप सर्च करके ग्रुप से जुड़ जाइए। पब्लिक ग्रुप है जय हो स्टडी, ये आप वहाँ सर्च करेंगे, जे करके आपको दिख जाएगा वहाँ पे। उसको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस के आ जाते हैं, अपडेट वगैरह आ जाती है। तो चलिए फिर करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 15 जून को दोस्तों, आज 15 जून है, तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस आज के दिन मनाया जाता है। देखिए, आधुनिकता का एक निगेटिव नकारात्मक पक्ष यह है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता जा रहा है और उसमें बहुत एकेकीपन आता जा रहा है। अर्थात व्यक्ति एकीकरण की तरफ बढ़ रहा है आगे। पहले सामूहिकता रहती थी, लोग एक छत के नीचे रहते थे, दोस्ती यारी बहुत रहती थी। दोस्त यार, कोई भी बड़े से बड़ा टेंशन होता था उनको बता करके हंसी मजाक में सब खत्म हो जाता था। अभी व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। कल आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत ने जो है आत्महत्या कर ली। बहुत ही दुखद रहा और काफ़ी अच्छा एक्टर था और काफ़ी अच्छा भविष्य था, लेकिन उनको बचाने वाला कोई नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है। वैसे तो इंसान सबसे अच्छा खुद का मित्र होता है, लेकिन अगर वो उस तरह रहे तो, अपने आप से बात करे तो। लेकिन वो भी होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ज्ञानी होना अलग बात है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग अपने ऊपर करना ये अलग बात है। जैसे डॉक्टर अपना इलाज स्वयं नहीं कर सकता, तो सुशांत सिंह राजपूत निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा विद्वान, उनका जो है सब कुछ था, विद्वान थे और इंजीनियरिंग छात्र भी थे। फिजिक्स ओलंपियाड भी दिए थे, उसमें भी इन्होंने क्वालिफाई किया था। तो अपने आप में एक, और उसके बाद एक्टिंग में इतना नाम कमाना, इतनी अच्छी एक्टिंग करना। धोनी मूवी तो कम से कम मैंने ही 10-12 बार देखी होगी। कुल मिलाकर के ये एकीकरण जिस तरह बढ़ रहा है, डिप्रेशन जिस तरह लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पक्ष है आधुनिकीकरण का। बढ़ती इच्छाएं जिसको कहते हैं ना, इच्छाओं का अंत नहीं है मनुष्य के। ये ब्रह्मांड बहुत ही विस्तारित है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के किसी कोने में एक छोटा सा पार्ट ये अपना सौरमंडल है। इस सौरमंडल के किसी कोने में एक छोटा सा पार्ट अपनी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में एक बहुत छोटा सा पार्ट स्थल मंडल का है। आपको पता है कि जो 2/3 से अधिक भाग जो है जल मंडल का है धरती पर। तो 1/3 में आप रह रहे हैं, मतलब मनुष्य रह रहा है। और इच्छाएं तो ब्रह्मांड से भी ऊपर है, ब्रह्मांड के ऊपर भी। अगर अभी तो ब्रह्मांड की खोज चल रही है, ब्रह्मांड में खोज अगर पूरी हो गई कभी इंसान की, तो फिर उससे भी परे जाने का प्रयास करेगा। तो कभी इच्छाएं मनुष्य की, उसको रोका नहीं जा सकता, थामा नहीं सकता। और निश्चित सी बात है, जब इतनी बड़ी इच्छाएं रहेंगी तो इच्छाओं के बोझ तले दबना तो लाजमी है। तब सत्य से इतने दूर व्यक्ति हो जाते हैं, इतनी दूर चले जाते हैं। सत्य जीवन का क्या है ये जानते हुए क्षणभंगुर है जीवन, ठीक है। फिर वो नेगेटिव पार्ट में आ जाते हैं कि जीवन का कुछ मूल्य नहीं है, जीवन किसी काम का नहीं है, ये सब सोचने लगते हैं। वो गीता के ही श्लोक को, जो गीता में कहा गया है कि आत्मा मर नहीं सकती है, इसको भी वो निगेटिव रूप में डिफाइन करते हैं अपने लिए कि आत्मा मर नहीं सकती है, शरीर बेकार हो चुकी है, इसको ख़त्म करो और आत्मा को मुक्त करो। तो इस तरह की सोच, जो आप साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे बात करेंगे, मनोवैज्ञानिक हैं उनसे बात करेंगे, तो ऐसी बातें बताते हैं कि ऐसी सोच इनकी रहती है। कल एक न्यूज़ चैनल पे एक मनोवैज्ञानिक आए तो उन्होंने ही ये सब बात कही जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो ऐसे समय में किसी या तो मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत होती है या फिर
फैमिली सपोर्ट की या फिर किसी अच्छे दोस्त की। दोस्त से अच्छा मनोवैज्ञानिक कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आपकी हर एक बात जानते हैं, आपकी हर एक आदत जानता है, और वो आपको डिप्रेशन से निकालने में मदद कर सकता है। लेकिन तभी कर सकता है जब आप उसको बताएंगे, या जब आपके वो करीब रहेगा, या बहुत ज़्यादा घनिष्ठता रहेगी। अभी इतना घनिष्ठ मित्र तो कोई होता नहीं है। एक गीता का बहुत ही इस संदर्भ में एक श्लोक है दोस्तों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इतना ये प्रत्येक युग में इतना प्रासंगिक श्लोक है दोस्तों। ये श्लोक कहता है कि आप कर्म की पूजा करिए, आप कर्म करिए केवल। आप यह विश्वास रखिए कि हाँ कोई शक्ति है, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप मानते हो, वो शक्ति है, वो चलाती है सब कुछ। कर्म आप करिए, उसका फल उसी अनुसार, कर्मानुसार मिलेगा, और मिलता है, देर सवेरे मिलता है। तो यदि आप फल की चिंता करेंगे, दरअसल मनुष्य फल की चिंता करता है, कर्म के बारे में नहीं सोचता। अगर सिर्फ कर्म करें, फल निगेटिव आए, पॉजिटिव आए, कैसा भी आए, उसकी आप फिक्र मत करिए, आप कर्म करते आइए। अगर कर्म से संतुष्ट हो गए आप, तो कभी भी आपको फल से न तो अच्छा फल मिलने से बहुत ज़्यादा खुशी होगी, न बहुत ज़्यादा आपको दुख होगा अगर वो फल न मिल पाए आपको। क्योंकि आप कर्म जो आप करना चाहते थे, जो आपका लक्ष्य था कर्म, वो आपने किया। तो लक्ष्य फल को मत बनाइए, लक्ष्य कर्म को बनाइए। अगर कर्म लक्ष्य हो गया तो फल तो साधेगा ही सधेगा। अर्थात IAS के लिए मेहनत करोगे, PCS तो हो ही जाओगे यार, ठीक है। और PCS भी नहीं हुए तो ज्ञानी तो हो ही जाओगे, पढ़ा दोगे, PCS बना दोगे, है ना। तो कर्म करिए, कर्म को लक्ष्य बनाइए, फल को कभी लक्ष्य मत बनाइए। ऐसा हो सकता है क्या? बहुत कठिन है, करके देखिएगा। फिलहाल इस हम संदर्भ बात कर रहे थे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस का। तो बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वृद्धाश्रम क्यों खोलने पड़े? क्या हम अपने वृद्धों को, अपने बड़े बुजुर्गों को घर में नहीं रख सकते? हाँ, यही उत्तर है कि नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पड़ रही है। वृद्धाश्रम में देखिए आप कितने मतलब कि धनाढ्य घरों के लोग रहते हैं, संपन्न घरों के जो मतलब कि बूढ़े लोग रहते हैं, वहाँ पे देखकर दया आएगी, उनकी कहानी सुनकर दया आएगी। संघर्ष किया, सब कुछ बनाया उन्होंने, लेकिन उनको उनके ही घर से निकाल दिया। ऐसी कहानी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार आपने देखे होंगे कई वीडियोस में, वायरल वीडियोस में, मार पीट घर में, कि एक ने तो अपने माँ को ले आकर तीसरे मंजिल से नीचे धकेल दिया, ठीक है। तो ये जो है नया जो इरा है, जो नए तरह के लोग, नए नए किस्म के लोग, नए नए वैरायटीज़ के लोग आ रहे हैं इस धरती पर, सामने आ रहे हैं कि कोई मर रहा है तो उसकी वीडियो बना रहे हैं उसको बचाने की जगह पे। तो इस तरह की दुनिया के बारे में शायद ही कभी आज से 100 साल पहले किसी ने कल्पना की होगी। तो ऐसे भी लोग होंगे, इस तरह के भी मानव मूर्ति देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के जागरूकता दिवस ये मनाने का घोषणा UNGA ने किया कब? दिसंबर 2011 में। और 2012 से ये विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। आपको UNGA का मतलब समझ आ रहा है ना? UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ बना था, ठीक है। लीग जो थी, लीग ऑफ नेशंस जिसको कहते हैं, लेकिन वो विफल हो गया। जब वो विफल हुआ तो एक नए रूप में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद एक नई संस्था UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो वर्तमान में है, ताकि वैश्विक शांति कायम रखी जा सके। 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 50 देशों ने उस दिन हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किए। इन 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत भी, इसका ध्यान रखिएगा, भारत भी संस्थापक देश है UNO का, अक्सर पूछता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ ये चार्टर पर हस्ताक्षर हुए और इस दिन इसकी स्थापना हुई। मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ठीक है, USA में। 193 सदस्य वर्तमान में हैं, अर्थात जितने लगभग देश हैं, कंट्रीज़ हैं विश्व के, वो इसके सदस्य हैं। इसके वर्तमान में जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र में मूलतः 6 अंग हैं। कौन कौन? संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली या सामान्य सभा,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके अलावा न्यास परिषद भी था, लेकिन न्यास परिषद को अभी बंद किया हुआ है, अभी उसके कार्य बंद हैं न्यास परिषद के। तो अभी यही 5 अंग जो है कार्यरत हैं, जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एकमात्र ऐसा अंग है जिसका कि मुख्यालय न्यूयॉर्क में न होकर के द हेग में है, नीदरलैंड में। बाकी सबका, चारों का या 5 को अगर न्यास को भी ले लें तो वो न्यूयॉर्क में ही स्थित है। तो UNGA मतलब समझ आ गया होगा आपको। तो दिसंबर 2011 में मान्यता दी इसको, और 2012 से विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। अगला हेनरी हेवलॉग रोड, ये चर्चा में आया अभी हाल ही में, एग्जामिनर की नज़र पड़ी तो ये प्रश्न पूछ सकता है, क्यों भारत के किसी महान व्यक्तित्व के नाम पे इस रोड का नाम बदल करके गुरु नानक रोड रखा गया है। अब ये गुरु नानक रोड कहलाएगा। कहाँ पर स्थित है? ब्रिटेन में स्थित है। ब्रिटेन में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी आपको पता है लंदन है। प्रधानमंत्री जो अभी कोविड-19 का शिकार हुए और वापस आए लौट करके सही होकर के, बोरिस जॉनसन। साम्राज्ञी कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। आपको पता है यहाँ पे संसदीय जो संसदात्मक प्रणाली है राज्य की, वो अपनाई गई है, शासन प्रणाली। वहीं से भारत में भी लिया गया है संसदीय शासन। और हाउस ऑफ, जो जैसे उच्च सदन है भारत में, उसको राज्यसभा कहते हैं, जबकि ब्रिटेन में उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। यहाँ पर निम्न सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। और ब्रिटेन में निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। यहाँ पर संघीय प्रणाली है, लेकिन ब्रिटेन एकात्मक शासन प्रणाली है ब्रिटेन में, ठीक है। यहाँ पर संघीय शासन प्रणाली है, संघीय भी नहीं है, एक प्रकार से जो कनाडा से लिया गया है अर्धसंघीय है। एकात्मक के साथ साथ संघात्मक प्रणाली भी है, हालांकि इसके बारे में हमने आपको बताया ही है। पाउंड स्टर्लिन यहाँ की मुद्रा है। धर्म एंग्लिकन धर्म है। और यहाँ का राष्ट्रगान जो है गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द क्वीन यहाँ का राष्ट्रगान है। आई फ्लोज क्या है दोस्तों? आई फ्लोज महाराष्ट्र में बाढ़ चेतावनी प्रणाली है, जिसका नाम आई फ्लोज है। ये बाढ़ चेतावनी प्रणाली महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की है, आई फ्लोज नाम है इसका। स्त्री पहल क्या है दोस्तों? तो घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु आंध्र प्रदेश सरकार की एक पहल है। क्या नाम है इसका? स्त्री पहल है। इसमें घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं की हेल्प की जाएगी सरकार के द्वारा। कोयम्बटूर, अच्छा अभी हाल ही में दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कोयम्बटूर तो ठीक है, महत्वपूर्ण शहर है ये, अब इसको जो है नया नाम दे दिया गया है कोयम्पुथुर। ये तमिल नाम है। जितने इंग्लिश नाम थे, मदुरई, वेल्लोर, कोयम्बटूर, इस तरह के कुल 1018 नामों को चेंज किया गया है। 118 स्थान के नामों को चेंज किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया है। ऐसा क्यों किया पता नहीं, कोविड-19 की चपेट में है सब, तो इनको ये सब क्या सूझी, ये नहीं अभी तक उद्देश्य नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन इससे प्रशासनिक मुश्किलें ज़रूर पैदा होंगी, क्योंकि ये शब्द जो है तमिल के, इनको इंग्लिश में लिखना, सही उच्चारण करना इतना आसान नहीं होगा सबके लिए, ठीक है। तो फिलहाल 1000 से अधिक स्थानों के नाम बदले, ये चर्चा में है तमिलनाडु। इसीलिए 1000 स्थानों में गलियां भी हैं, मोहल्ले भी हैं, कस्बे भी हैं, गांव भी हैं और जिले भी हैं, जैसे कोयम्बटूर हो गया। अन्य के भी नाम बदले गए, जैसे मदुरै हो गया तो इसको मथुरै बोला जाएगा। अब वेल्लोर को अब वीलूर बोला जाएगा, ठीक है। तो आदि बहुत सारे नाम बदले हैं। यहाँ से एक बात जान लीजिए कि जब नाम बदला जाता है, किसी गली मोहल्ले का नाम बदला जाएगा, तो जो जिले की अथॉरिटी है, ठीक है, जिला परिषद, जिला पंचायतें हैं, ये इसमें भूमिका उनकी होती है, या नगर पालिका है, उनकी भूमिकाएं रहती हैं, जिसके अंडर में आता है। अगर किसी जिले का नाम बदला जाए, जिले का नाम, अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना हो, तो इसके लिए राज्य सरकार की, जो राज्य सरकार है, मंत्रिमंडल है राज्य का, वह निर्णय लेता है। ये निर्णय फिर गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास जाता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार इस पर विचार करता है, विभिन्न जो विभाग हैं, सरकारी विभाग, उनको विचार करने के लिए देता है, और फिर अंततः संस्तुति जब दे देता है तो उस जिले का नाम चेंज हो जाता है। लेकिन अगर राज्य का ही नाम बदलना हो, तो राज्य का नाम, सीमा में परिवर्तन या नए राज्य का निर्माण, वो जो है अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 3 में। तो इसके तहत संविधान संशोधन करना पड़ता है। ये संविधान संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा होता है, न कि 368 अनुच्छेद के।
ये साधारण बहुमत द्वारा होता है। संसद साधारण बहुमत से ऐसा अगर राज्य सरकार चाहे तो इस तरह का प्रस्ताव भेज सकती है, केंद्र इस पर विचार करता है, विचार करने के बाद इस पर मतलब कि ये बिल पेश किया जाता है संसद में, और इससे संबंधित संसद में अगर साधारण बहुमत से पास कर दिया गया तो यह नाम परिवर्तित हो जाएगा। इसके बारे में और नए राज्य का निर्माण करना या अन्य भी प्रक्रिया हमने आपको बताई, या तो राज्य द्वारा शुरू कर दी जाएगी या फिर राष्ट्रपति चाहे तो या केंद्र चाहे तो वो खुद शुरू कर सकता है, खुद निर्णय ले सकता है। ये निर्णय राज्य सरकार को पहले भेजेगा, एक अवधि तक इनको देगा, टाइम देगा कि विचार करे। राज्य सरकार का विचार बाध्य नहीं है मानने है तो सरकार या राष्ट्रपति, ठीक है, ये हाँ कहे तब भी, ना कहे तब भी, अगर केंद्र चाहेगा तो संसद में बिल ला करके साधारण संशोधन द्वारा पास करवा करके नए राज्य का निर्माण कर देगा या नाम परिवर्तन कर देगा। अगला ओपेक ऑर्गेनाइजेशन अभी हाल ही में चर्चा में आया। ओपेक है क्या दोस्तों? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देश हैं उनका एक संगठन है। पहले इसमें अन्य देश भी थे, जैसे 17 देश थे, पहले 17 कंट्रीज़ थी, जिसमें इक्वेडोर, इंडोनेशिया, कतर था। कतर 2018 में बाहर हुआ। इंडोनेशिया और इक्वेडोर पहले ही बाहर हो चुके हैं। वर्तमान में 14 देश हैं। 14 देशों के नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछता है ओपेक में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो भारत तो नहीं है, भूल जाइए। भारत कहाँ से निर्यात करेगा? वो तो आयात करता है पेट्रोलियम, कच्चे पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम उत्पाद का भले निर्यात करता है। तो अल्जीरिया, अंगोला, कांगो गणराज्य, इक्वेडोर, गिनी, गेबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूएई, वेनेजुएला, ये जो हैं 14 कंट्रीज़ जो हैं वर्तमान में ओपेक के सदस्य देश हैं। ठीक, इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वहाँ पर स्थित है। 1961 में यह प्रभाव में आया था। इराक की राजधानी बगदाद में इसकी स्थापना की गई थी, हालांकि हेडक्वार्टर इसका वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो इस समय इनमें इंडोनेशिया और कतर जो था पहले, ये बाहर हो चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कतर 2018 में बाहर हुआ था इससे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।